आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दादी माँ नामक कहानी, जो कि क्लास 7 नई उमंग हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। दादी माँ ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं, सभी की दादियों की तरह मेरी दादी माँ भी बूढ़ी थी। सबकी दादी माँ बूढ़ी ही होती है। पिछले 20 साल से मैंने उन्हें बूढ़ी ही देखा है। झुर्रियों से भरे चेहरे वाली। झुर्रियाँ मतलब जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो चमड़े वगैरह सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, लाइनिंग्स बढ़ जाता है चेहरे पे, बहुत सारा लाइन लाइन क्रॉसेस दिखाई देता है, उसको बोलते हैं झुर्रियाँ। लोगों से ही सुनता रहा कि वे कभी जवान थी और खूबसूरत थी। लोग आके हमको कहते थे कि भाई तुम्हारी दादी जी जब जवान थी तो बड़ी खूबसूरत थी। मैंने तो कभी देखा नहीं उनकी जवानी। यहाँ तक कि उनका एक पति भी था। मुझे लगता था कि मेरी दादी बिना पति जी के हैं, उनका कोई हस्बैंड था ही नहीं। लेकिन लोग कहते हैं। ये बचपन में ऐसी ही पागल वाली बातें सारे बच्चे करते हैं। पर मेरे लिए तो विश्वास करना भी असंभव था। मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक में मैंटल पीस के ऊपर टंगी रहती थी। मेरे घर में मेरा जो मेंटल पीस है, मेंटल पीस मतलब जो पुराने घरों में, इंग्लिश कंट्रीज वगैरह में एक दीवार के अंदर एक गैप होता है जिसके अंदर चिमनी वगैरह जलाते हैं, जिसके अंदर लकड़ी वगैरह जलाते हैं, सेकते हैं, बॉडी को गर्म करते हैं। तो वहाँ उसके ऊपर का जो स्टोन होता है ना, उसको मेंटल पीस बोलते हैं। गैरेट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, गैरेट। तो गैरेट के ऊपर एक स्टोन होता है, उसी स्टोन को मेंटल पीस कहते हैं। मेरे दादाजी की तस्वीर हमेशा वहाँ टंगी रहती थी। उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले ढाले कपड़े। कौन? मेरे दादाजी। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि छाती तक पहुंचती थी। अब भाई पंजाबी लोगों की धर्म के अनुसार उनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। ठीक। और दाढ़ी इतनी लंबी होती है कि सीने तक पहुंच जाती है। 100 साल के करीब तो वे लगते ही थे। देखने से काफ़ी उम्रदार लगते थे। ऐसा नहीं लगता था कि उनके बीवी बच्चे भी होंगे। अब फोटो में इतने बूढ़े इंसान को देखोगे तो लगेगा कि इनके बीवी बच्चे होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई, जब वो भी जवान रहे होंगे, उनकी भी शादी रही हुई होगी। उनकी भी शादी, जब वो जवान रहे होंगे तब उनकी भी शादी हुई होगी, उनके भी बाल बच्चे रहे होंगे। वे तो ऐसे दिखते थे जैसे बस हजारों हजार नाते पोतियों के दादाजी हों। ऐसे दिखते थे जैसा लगता था बस इनके 1000 2000 नाती पोता ही है। मेरी दादी माँ का खूबसूरत और जवान होने का तो ख्याल ही भड़काने वाला लगता था। हमको तो लगता ही नहीं था कि कैसे हो सकता है कि मेरी दादी जवान थी और खूबसूरत। जब से देख रहा हूँ वैसे ही देख रहा हूँ। दादी अक्सर हमें बताती कि बचपन में वे कौन कौन से खेल खेला करती थी। सुनने में बिल्कुल बेतुका सा लगता था, बकवास लगता था। उनके जैसी बूढ़ी महिला के लिए अशोभनीय भी। अच्छा नहीं लगता था दादी के मुँह से बात सुन के कि मैं जवान थी, मैं बचपन में खेलती थी। हमें तो यह सब पैगंबरों नावियों की कहानियों की तरह काल्पनिक ही प्रतीत होती थी। जैसे कोई इमेजिनरी स्टोरी होता है ना। ठीक, अलादीन का चिराग, ठीक, सिंदबाद जहाजी, ये सब कहानी सुने होगे। तो ये सब काल्पनिक कहानी है। पता नहीं हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा। ऐसी ही बात कुछ लगती थी मेरी दादी का जवान होना और खूबसूरत होना और बचपन में खेलना दादी के द्वारा। हमने उन्हें हमेशा ऐसा ही देखा, नाटी सी, मोटी सी और थोड़ी झुकी हुई सी। चेहरा झुर्रियों की आड़ी तिरछी लकीरों से पटा हुआ, पूरा चेहरा भरा हुआ। पटा हुआ मतलब भरा हुआ किससे? झुर्रियां, लाइंस, रेखाएं, लकीरें। बल्कि हमें तो पूरा विश्वास था कि वे हमेशा हमेशा से ऐसी ही रही होंगी। बूढ़ी, बिल्कुल बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि अब और बुढ़ाना उनके बस में नहीं था। 20 साल से ऐसी ही तो देख रहे थे हम उन्हें। खूबसूरत? हाँ, कभी नहीं। हाँ, प्यारी वे जरूर लगती थी। प्यारी लगना और खूबसूरत होना अलग बात है ना। खूबसूरत का मतलब नाक नक्श खूबसूरत है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, लिप्स एक आकार में है। और प्यारी होना मतलब प्यारी प्यारी हरकतें करना। प्यार करती थी सबको, वो सबकी सेवा करती थी, तो प्यारी है। प्यारी जरूर थी। कपड़े वे हमेशा सफेद ही पहनती थी। कुबड़ के कारण एक हाथ कमर पर टिकाए और दूसरे से राम नामी माला के मन के फेरती वे सारे घर में घुमा करती। अच्छा, दादी जी का विवरण दिया हुआ है। हमेशा क्या पहनती थी? सफेद साड़ी, और एक हाथ हमेशा कमर पर लगाए हुए, और एक हाथ से वो रुद्राक्ष का माला लेकर राम नाम फेरती रहती थी, राम नाम का जप किया करती थी। चांदी सी चमकीली लटें और उनके बाल एकदम सफेद चकचक चांदी जैसे।
उनके पीले झुर्राए चेहरे पर बेतरतीब बिखरी रहती और चेहरा एकदम पीला था। बुढ़ापे में तो स्किन में जान नहीं रहता है ना, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है तो पीला पड़ जाता है। प्रार्थना के न जाने किन शब्दों को दोहराते हुए उनके होठ निरंतर फड़कते रहते। हमेशा प्रार्थना करती रहती थी तो उनके लिप्स हिलते रहते थे, फड़फड़ाते रहते थे। दादी माँ के साथ मेरी खासी दोस्ती थी। खासी मतलब हम दोनों खास दोस्त थे, अच्छे दोस्त। मेरे माता पिता ने जब शहर में बसने के लिए कुछ किया मतलब वो लोग चले गए, मेरे मम्मी पापा शहर चले गए, तो मुझे दादी माँ के पास ही तो छोड़ गए वे लोग। वे मुझे तड़के ही जगा देती, तड़के मतलब एकदम सुबह सुबह जगा देती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। मुझे नहला कर तैयार करते हुए अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना मुझे गा गा कर सुनाती रहती थी। और जब मुझे तैयार करती थी तो सुबह सुबह का प्रभाती गीत भी गाती थी वो, प्रार्थना गीत, ताकि मैं उस गाने को सुनूं और सुनकर जुबानी रट लूं, मैं भी सुन लूं, मैं भी सीख लूं। सुनता तो मैं जरूर था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ प्यारी लगती थी, पर उन्हें सीखने की तरफ तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं था। हाँ, दादी गाती थी प्रार्थना तो मैं सुन लेता था, आवाज़ उनकी बहुत मीठी थी, सुरीली, लेकिन मैं कभी सीखना नहीं चाहता था वो। लकड़ी की मेरी तख्ती को मिट्टी से लीप कर वह पहले से ही तैयार कर रखती थी। साथ में दवात और सरकंडे की कलम भी एक झोले में डाल मुझे थमा देती। सरकंडे की कलम मतलब गांव में, देहाती इलाकों में सरकंडा होता है जिसे हम लोग नरकट कहते हैं। तो नरकट खोखला होता है, बांस के जैसा होता है, पतला पतला। उसको एक साइड में छील छील कर नुकीला बना देते हैं और दवात में यानी इंक पॉट में डुबा डुबा कर उससे लिखते हैं। तो पुराने ज़माने में जो बच्चे होते थे वो लकड़ी का स्लेट ले जाते थे, उसको दादी जो थी लीप पोंछ कर एकदम तैयार कर देती थी और सरकंडे और मेरा दवात सब रेडी करके मुझे एक झोले में डालकर दे देती थी कि बच्चा स्कूल जाओ। पहले नोटबुक तुम्हारे जैसे इतनी सारी कॉपियां नहीं होती थी। एक मोटी सी बासी रोटी पर मक्खन और चीनी थोप मुझे खिलाती और स्कूल ले जाती। ऐसे ही तो खाना होगा ना, बासी रोटी रात का बना हुआ। अब उसके ऊपर खूब सारा मक्खन लगा देती थी और चीनी डालकर दे देती थी, मैं खा लेता था और फिर स्कूल लेकर जाती थी। अपने साथ ढेर की ढेर बासी रोटियां वे गांव के कुत्तों को डालने के लिए भी ले जाती थी। बड़ी धार्मिक थी, सिर्फ मुझे ही प्यार नहीं करती थी, गांव के लावारिस कुत्तों को भी बहुत प्यार करती थी, ये सोचकर कि भाई इन्हें कौन खाना पीना देगा। उनके लिए भी कुछ रोटियां ले जाती थी रास्ते में खिलाने के लिए। वे मुझे हमेशा स्कूल तक छोड़ने जाती। एक वजह यह भी थी कि स्कूल गुरुद्वारे के साथ ही लगा हुआ था। गुरुद्वारे का भाई यानी कि वहाँ का पुजारी ही हमें वर्णमाला सिखाता था और सवेरे की प्रार्थना करवाता था। वहाँ का जो पुजारी था ना गुरुद्वारे का, वही हम लोग को वर्णमाला सिखाता था, क ख ग घ। बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठ ककहरा गाते रहते या एक सुर में प्रार्थना करते और सारे बच्चे आसपास में बैठ जाते थे किनारे और ककहरा गाते थे। ककहरा मतलब वर्णमाला, क ख ग घ, वही पंजाबी भाषा में जो होता है वही गाते थे, जोर जोर से रट रट कर। पंक्तियों में बैठे रहते थे, लाइन में, पंक्तियां मतलब लाइन में, या फिर एक सुर में प्रार्थना करते या फिर एक साथ मिलकर प्रार्थना करते। मेरी दादी माँ उसी बीच गुरुद्वारे के भीतर बैठी धर्म ग्रंथ को बांचा करती। हम लोग इधर पढ़ाई कर रहे होते थे और मेरी दादी गुरुद्वारे में घुसकर और धर्म ग्रंथ जो रखा था, गुरु ग्रंथ साहिब जी, उसको बांचती थी मतलब उसको पढ़ती थी। जब हम दोनों अपने अपने कामों से निपट जाते, दादी ग्रंथ का पढ़ने का काम कर लेती थी और मैं इधर ककहरा रटने का काम कर लेता था। स्कूल खत्म, दादी का धार्मिक सम्मेलन खत्म, तब हम दोनों अपने अपने कामों से निपटने के बाद एक साथ ही घर लौटते थे। लौटते हुए हमें गुरुद्वारे के करीब ही गांव के कुत्ते दिखाई दे जाते। अब जब लौटते थे तो गुरुद्वारे के करीब में ही गांव वाले कुत्ते नजर आते थे, हम लोगों का पीछा करते हुए वहां तक चले जाते थे कुत्ते, वहां बैठे रहते थे इंतजार में। रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे, भौंकते रहते थे, गुर्राते रहते थे। वो वे हमारे पीछे पीछे घर तक चले आते थे और रोटियों की लालच में कि ये बूढ़ी अम्मा और थोड़ा खिलाएगी, इसीलिए कुत्ते पीछे पीछे और भी चले आते थे घर तक। जब मेरे माता पिता शहर में पूरी तरह बस बसा गए तो उन्होंने हमें भी अपने पास बुला लिया। हमें भी मतलब मुझे और दादी माँ दोनों को। दादी माँ और मेरी दोस्ती के लिए यह नया मोड़ था। हमारी और मेरी दादी की दोस्ती के बीच में एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक नया चैप्टर। रहते तो यहाँ भी हम दोनों एक ही कमरे में थे, अब हम लोग शहर आ गए, मैं और मेरी दादी भी पापा मम्मी के पास।
और यहाँ भी हम लोग एक कमरे में एक साथ ही रहते थे। पर अब वे मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। अब मैं मोटर बस में बैठकर एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाने लगा था। अब खुशवंत सिंह जो लेखक हैं, अब वो शहर में आ गए हैं। अब गांव वाला स्कूल नहीं था वो, गुरुद्वारे के बगल वाला। अब शहर में एक बिल्डिंग में स्कूल में जाने लगे, अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे, गांव थोड़ी ना है, साफ सुथरा जगह है, शहर है। दादी माँ हमें नहीं छोड़ने जाती थी। शायद इसीलिए अब उन्होंने आंगन में गौरैयों को दाना डालने का नया शौक पाल लिया था। अब मेरी दादी माँ जो थी ना, वो जानवरों से, पशु पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। गांव में जब थी तो कुत्तों को खिलाती थी। अब शहर में आ गई तो उसने एक नया शौक पाला, पंछियों को खाना खिलाना। ठीक है ना, गौरैया चिड़िया वगैरह को खाना खिलाना। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारा एक दूसरे के साथ संपर्क कम होता गया। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। दादी थोड़ी और बूढ़ी होती गई, थोड़ी और धार्मिक होती गई। दिन रात भगवान का नाम करना, प्रार्थना करना, गौरैयों के साथ समय बिताना। अब हमारी और दादी की दोस्ती थोड़ी कमजोर होती गई, दूर होते गए हम लोग। कुछ अरसे तक तो वे मुझे सवेरे उठाती रही और स्कूल के लिए तैयार भी करती रही। कुछ समय तक ऐसा चला। मेरे स्कूल से लौट कर आने पर पूछा करती कि वहां मैंने क्या क्या पढ़ा। मैं उन्हें अंग्रेजी के नए नए शब्द बताता था। दादी, आज मैं ये पढ़ा, आज मैंने ये शब्द पढ़ा। लेकिन पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से संबंधित छोटी छोटी बातें सुनाता था तो मैं जरूर उनको, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम बताता था। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान बोलने का मतलब वेस्टर्न कल्चर। हमारा कंट्री एशिया में है ना, हम लोग माने जाते हैं ईस्ट के लोग हैं, और जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो वेस्ट में है, पश्चिम में है। तो वहाँ का ज्ञान, वहाँ का विज्ञान, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे उसी पैटर्न में तो पढ़ाई करते हैं, उसी तरीके से। तो मैं भी उसी पैटर्न में पढ़ता था। तो मैं दादी को वो सब बातें सुनाता था, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे ग्रेविटी का लॉ मैं उनको समझाता था दादी को, कि कैसे पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने बताया ना भाई, कि भाई सूर्य फिक्स स्टार है और पृथ्वी घूमती है। पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी फिक्स है, सूर्य घूमता है। धरती के गोलाकार होने के बारे में समझाता था। मैं दादी को बताता कि धरती गोल है। ये सब बातें सुनकर वो चिढ़ जाती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पुराने जमाने की थी ना। ऐसी पढ़ाई में वो मेरी क्या मदद कर सकती हैं। बचपन में तो मदद कर देती थी खकैरा पढ़ाने में, क ख ग घ वर्णमाला। लेकिन अभी क्या मदद करेंगी। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली बातों में उनकी कोई आस्था नहीं थी। आस्था मतलब विश्वास, कोई विश्वास ही नहीं था। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में क्या विश्वास है। वे खासी दुखी हुई यह जानकर कि रब और धर्म ग्रंथों के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। और जब मैंने दादी को बताया कि दादी, यहाँ पे भगवान, रब के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है दादी हमारे स्कूल में, बहुत दुखी हुई है जान के। एक दिन मैंने उन्हें आकर बताया कि हमारे लेसन्स में, पाठ्यक्रम में संगीत का विषय भी शामिल है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह में जो ऊंचे दर्जे के होते हैं उनमें म्यूजिक भी सिखाया जाता है, वायलिन बजाना, गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना। वे बहुत चिंतित हो गई ये सुनकर। पुराने ख्याल की थी। उनके ख्याल में संगीत का संबंध व्यभिचारी से था। वो इस उम्र के लोग, इस पुराने ख्याल के लोग ये माना करते थे कि संगीत मतलब बेकार की चीज, उससे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और उनकी चुप्पी ही उनकी नाराजगी जाहिर कर रही थी। बोलती तो कुछ नहीं थी, सीधे सीधे मेरी बात सुनकर, लेकिन चुप हो जाना ही पता चल जाता था कि वो नाराज हो गई है। इसके बाद तो उन्होंने मुझसे बोलना चालना बहुत कम कर दिया। फिर हमसे बातचीत भी उनका बहुत कम हो गया। जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मुझे अपना एक अलग कमरा मिल गया। यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन वगैरह में हमको एक अलग कमरा मिला। मेरे पापा ने हमारे लिए एक प्राइवेसी रखा। दोस्ती की साजी कड़ी टूट गई। अब तो साथ में सोया करते थे ना मैं और दादी, अब तो साथ में भी नहीं रहते थे। मेरा अलग स्टडी रूम, वही बेडरूम, वही किताबें, वही पढ़ना है। तो अब तो पूरी तरह से दोस्ती टूट गई दादी से। मेरी दादी माँ ने अपने मेरी दादी माँ ने अनमने भाव से अपना अलगाव स्वीकार कर लिया। अब ऐसे ही होता है, इंसान बुढ़ापे की तरफ जब जाता है ना, मृत्यु की तरफ, तो धीरे धीरे हर चीज से कटते जाता है। अब जो इस अलगाव को, कटने को स्वीकार कर लेगा, समझ लेगा, वो मोह माया में नहीं फंसेगा, आसानी से मरेगा। और जो दुखी होगा कि भाई मुझसे मेरा बेटा भी अलग हो गया, बहू भी अलग हो गई, मेरा नाती भी था वो भी अलग हो गया, तब तो बहुत दुखी हो जाएगा वो। तो दादी ने स्वीकार कर लिया था इस अलगाव को, इस कटने को। वे दिन भर अपने चरखे पर बैठी रहती थी। चरखा था उनका सूता काटने वाला।
कभी कदा ही किसी से बोलती चालती, बहुत कम बोलती थी। सवेरे से शाम तक सूत काटती रहती और अपनी प्रार्थना दोहराती जाती। दिन रात सुबह शाम सूता काटती थी उसमें तकली में, चरखे में, और अपना प्रार्थना बार बार रिपीट करती। दोपहर को थोड़ा सा आराम करती और गौरैयों को दाना डालती, और जब दोपहर हो जाता थोड़ा रेस्ट ले लेती थी और दाना डालती थी। बरामदे में बैठी बैठी वे रोटियों के नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकती, तो सैकड़ों की संख्या में चिड़ियों के झुंड वहां इकट्ठा हो जाते। झुंड यानी बहुत बड़े बड़े समूह में, संख्या में। वे उन्हें घेर कर चहचहाने लगती, कुछ उनकी टांगों पर तो कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। वे सिर्फ हंसती रहती, उन्हें झटक कर कभी नहीं उड़ाती। उनके वास्ते तो यही दिन का सबसे सुखकर क्षण होता था। दादी माँ के लिए सबसे सुखी पल यही होता था। चिड़ियों से परेशान होकर उनको झटक कर भगाती नहीं थी। उनका यह कार्यक्रम लगभग आधे घंटे तक चलता। जब मैंने उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा मतलब हायर स्टडीज, ठीक है, विदेश जाना तय किया, तो मुझे पक्का पता था कि दादी माँ इसका जरूर विरोध करेगी। मुझे 5 वर्षों के लिए विदेश में रहना होगा, और दादी माँ का, हाँ, इस उम्र में इसी का क्या भरोसा। अब दादी माँ मुझे क्यों रोकती विदेश जाने से? क्योंकि शायद उन्हें डर था कि अगर मेरा पोता पढ़ाई करने के लिए 5 साल तक विदेश जाएगा, तो मैं तो इतनी बूढ़ी हूँ और 5 साल में पता नहीं क्या होगा, क्या पता मैं मर जाऊँ तो फिर उसे देख भी ना पाऊँ। तो जरूर मुझको मेरा विरोध करने ही वाली थी। पर दादी माँ तनिक भी विचलित या भावुक नहीं हुई। लेकिन मैंने देखा दादी माँ थोड़ा सा भी भावुक नहीं हुई, फीलिंग्स उसके अंदर आया ही नहीं, थोड़ा सा भी नाराज नहीं हुई। कोई टेंशन नहीं दिखाई, कोई चिंता नहीं दिखलाई। वे मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई, पर बोली भी कुछ नहीं। ना ही किसी प्रकार की भावुकता का प्रदर्शन उन्होंने किया। भावुकता मतलब फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ नहीं दिखलाया। बस उनके होठ प्रार्थना में फड़फड़ाते रहे। हर वक्त मुझे देखते देखते प्रार्थना कर रही थी बस। काफी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दिमाग हो गया था, मन हो गया था मेरी दादी का। सारी दुखों से, सांसारिक मोह माया से वो हट चुकी थी। सबसे उसका मन टूट चुका था। मन प्रार्थना में ही लीन रहा। उंगलियां माला के मन के फेरती रही। जो उंगलियां थी अभी भी रुद्राक्ष का वो जो गोल गोल कंठी होता है माला, उसको फेर फेर कर भगवान का नाम लिए जा रही थी। चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा। विदा होते हुए उस गीले गीले प्रतिरूप को ही मैंने अपने बीच देह स्पर्श की आखिरी निशानी मान लिया। और जब उसने मेरा माथा चूमा तो उसके होठों से थोड़ा मेरा ललाट, फोरहेड जो था, वो थोड़ा गीला हो गया। मैंने वो महसूस कर लिया कि अब यही शायद मेरा और मेरी दादी का आखिरी मेल है, मिलाप है। लेकिन ऐसा होना नहीं था। 5 बरस के बाद मैं घर लौटा था तो दादी माँ मुझे स्टेशन पर लेने भी आई हुई थी। मैं 5 साल के बाद पहुंचा। वे बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा मैं उन्हें छोड़ गया था। अब भी शब्दों के लिए उनके पास वक्त नहीं था। बोलती तो नहीं थी, एकदम चुप। उन्होंने मुझे बाहों में भींच लिया मतलब खींच लिया, और खूब दबा लिया, बाहों में जकड़ लिया। होठों पर वही चीर परिचित प्रार्थना के शब्द। चीर परिचित मतलब लंबे समय से मैं परिचित था कि वो क्या मुंह में बदबुदा रही है। प्रार्थना बदबुदाती थी। मेरे लौटने का यह पहला दिन था। पर मेरी दादी के लिए उसके दिन का सबसे सुखी पल क्या होता था? चिड़ियों को दाना देना। तो वो बस उसी काम में लग गई, चिड़ियों को दाना देने में। आज उन्होंने गौरैयों को अधिक देर तक दाना डाला और अतिरिक्त उत्साह के साथ। आज गौरैयों को वो थोड़ा ज्यादा खिलाई, और खिलाने में उसका उत्साह बहुत ज्यादा था, खुशी, चेहरे पे चमक बहुत ज्यादा थी। शाम को अचानक ही उनमें एक परिवर्तन आया। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया उस दिन। आस पड़ोस की औरतों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया और एक पुरानी ढोलकी की ताल पर गाना शुरू कर दिया। आज उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, सारी औरतों को बुलाया और बुलाकर एक पुरानी ढोलक रखी थी घर में, उस पर ताल पीट पीट करके गाना शुरू कर दिया। वे लगातार घंटों ढोलकी की खाल पर थापे देती रही। थापे मतलब वो पीट पीट करके बजाती रही, और योद्धाओं के घर लौटने पर गाए जाने वाले विजय गीत गाती रही। पुराने जमाने में जब लड़ाकू सैनिक लोग, योद्धा लोग जब मैदान में जाते थे और लौट कर जब आते थे मैदान से विजय प्राप्त करके, तो उनकी घर की महिलाएं, माएँ, बहनें, पत्नियां, सब लोग जो गाना गाया करती थी वही गाना आज मेरी दादी गा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर में भी कोई विजय करके आया है, कोई जीत हासिल करके। वो कौन था जीत हासिल करके जो लौटा था? मैं, लेखक खुशवंत सिंह। हमने बहुत समझा बुझा कर उनका गाना बजाना बंद करवाया कि कहीं वे ज्यादा थका ना जाए। मैंने उनको बहुत समझाया, दादी प्लीज बस करो, हो गया।
कितना सेलिब्रेट करोगे? और मैं आया, हो गया, तुमने खूब एंजॉय कर लिया, सेलिब्रेट कर लिया, अब रुको। वही बस पहला मौका था जब मैंने उनसे प्रार्थना से विमुख हुआ देखा। पहली बार प्रार्थना नहीं करके आज दूसरा काम कर रही थी, ये फर्स्ट टाइम था। दूसरे दिन ही वो बीमार पड़ गई। बुखार बिल्कुल हल्का सा था। डॉक्टर ने बताया कि जल्दी उतर जाएगा, पर दादी माँ का कुछ और ही सोचना था। उन्होंने हमें बता दिया कि अब उनका अंत समय आने वाला है। ऐसा वो सिंबल, ऐसा वो संकेत दे चुकी, जिससे ये पता चल रहा था कि अब उनका अंत आ गया है। उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम अध्याय के शेष होने के पहले वे प्रार्थना से विमुख हुई हैं। अब तो उन्हें हमारे साथ बातें करके एक क्षण भी गंवाना अच्छा नहीं लग रहा था। बोलने लगी कि बेटा, आज मैं पहली बार प्रार्थना नहीं की हूँ, और जीवन के अंत में मैं इतना बड़ा पाप कर गई, प्रार्थना नहीं की। अब हमसे वो बात भी नहीं करना चाह रही थी। उनको लग रहा था कि जैसे एक एक पल प्रार्थना में गुजारना चाहिए, बातें करके नुकसान हो जाएगा। हमने विरोध किया, पर हमारे सारे विरोधों को नकार कर, जितना ही मैं उनको समझा रहा था, मेरी सारी बातों को ना करके वो बिस्तर में लेटे लेटे ही माला फेरना शुरू कर दी, और बिस्तर पे लेटे लेटे प्रार्थना में लीन हो गई। जैसे कोई समाधि में लीन हो जाता है ना, गहराई से भगवान को याद करता है, जप करता है, वैसे करने लगी। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि प्रार्थना करते उनके होठ सहसा ही निस्पंद हो गए। निस्पंद मतलब उसमें स्पंदन रुक गया, उसमें धड़कन, उसमें हरकत रुक गई। हमने ख्याल नहीं किया, प्रार्थना करते करते उनका होठ बदबुदा रहा था और अचानक होठ बंद हो गया। माला उनकी निर्जीव उंगलियों से लुढ़क कर नीचे आ पड़ी, और माला भी छूट गया उंगलियों से नीचे। एक शांत सी छाया उनकी मुखाकृति पर फैल गई। उनके पूरे चेहरे पर एक शांति सी छाया आ गई, और हम भली भांति समझ गए कि अब वे इस दुनिया में नहीं रही। हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतारा, और जैसा कि नियम है, ये हिंदू धर्म में नियम है, भूमि पर लिटा दिया। उनके मृत शरीर को लाल कफन में ढक दिया गया। कुछ घंटे उनके शव शव मतलब डेड बॉडी के पास बैठकर शोक मनाने के बाद हम वहां से उठकर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था में जुट गए। अंत्येष्टि मतलब होता है अंतिम संस्कार, लास्ट में बॉडी को जलाना, ये जो क्रियाक्रम होता है, उस व्यवस्था में हम लोग लग गए। शाम को लकड़ी की एक अनगढ़ सी काठी लेकर हम उनके कमरे में जा रहे थे। अनगढ़ सी काठी मतलब बहुत गढ़ा हुआ नहीं था, शेप में नहीं था वो लाठी, ऐसे ही रफ था। उसको लेकर कमरे में जा रहे थे ताकि उसमें उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। वो काठी की मदद से उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाए, ये कोई प्रथा है, रिवाज है। हिंदू धर्म का अलग अलग रिवाज है। सूरज डूब रहा था। अस्त होते हुए सूरज की सुनहरी आभा उनके कमरे और सामने के बरामदे को आप्लावित कर रही थी। डूबता हुआ सूरज का वो जो हल्का हल्का रोशनी था ना, पूरे कमरे को रोशन कर रहा था वो आभा। आभा यानी रोशनी। आंगन में पहुंचकर हम बीच में ही थम गए। जब आंगन में पहुंचे तो बीच में रुक गए। बरामदे से लेकर कमरे तक जहां उनका पार्थिव शरीर लाल कपड़े में लिपटा निष्पंद पड़ा था, क्या देखा हम लोगों ने? एक अजीब सा दृश्य नजारा हम लोगों ने देखा। पूरा आंगन से लेकर, और जहां उनका बरामदे से लेकर कमरे तक, उस कमरे तक जहां उनका वो शरीर पड़ा हुआ था, पार्थिव शरीर, मर जाने के बाद पवित्र शरीर को पार्थिव शरीर कहा जाता है। जहां उनका शरीर पड़ा था निष्पंद, यानी जिसमें कोई हरकत नहीं थी, उस कमरे तक एक अजीब सा नजारा हम लोगों ने देखा। क्या देखा? हजारों की गिनती में गौरैया फर्श पर बिखरी बैठी थी। सबकी सब गौरैया लोग फर्श पर बैठी हुई थी। कहीं कोई चहचहाहट नहीं, कोई चिड़िया चहचहा नहीं रही थी, बिल्कुल शांत सारी चिड़ियाएं। चिड़ियों के प्रति हमारा दिल भर गया। उन लोगों को देख करके ऐसा मन किया कि रो दें। मेरी माँ कुछ रोटियां लेकर आई। दादी माँ की ही तरह उन्होंने रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए और चिड़ियों की ओर फेंके, लेकिन चिड़ियों ने रोटियों की तरफ देखा तक नहीं। क्या बात है! जब हम दादी माँ के शव को उठाकर चल पड़े तो सारी चिड़ियाएं धीरे धीरे निशब्द सी उड़ गई। तब तक वो लोग बैठी थी जब तक मेरी दादी माँ के शरीर का विदाई नहीं हो गया। दूसरे दिन जमादार ने रोटी के टुकड़ों को बुहार कर कूड़ेदान में डाल दिया, और दूसरे दिन तक वो रोटी का टुकड़ा वहीं पड़ा हुआ था। एक भी चिड़िया चूंगी नहीं। और अगले दिन झाड़ू मारने वाला आया घर में और वो उठाकर ले गया, सारा फेंका। तो ये था कहानी। कहानी में हम लोग को मूल बात क्या देखने को मिला कि जो लेखक खुशवंत सिंह हैं, उनके दादी
अपने जीवन के अंतिम समय में मोह माया के बंधनों से दूर, रिश्ते संबंधों से काफ़ी दूर, अपने आप को पूरी तरह से अपने परिवार के प्रति समर्पित कर ली थी, अपने परिवार के प्रति डेडिकेटेड कर ली थी। और डेडिकेटेड कैसा? उनके प्रति मोह माया नहीं, उनके प्रति प्रेयर, प्रार्थना, दिन रात प्रार्थना, सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं, उन मासूम सी चिड़ियों के लिए भी जिसे वो रोज खिलाती थी, जिनकी अच्छाई के लिए प्रार्थना करती थी। और जब आदमी आध्यात्मिक हो जाता है ना, तो फिर उसकी आत्मा सारे लोगों की आत्माओं के साथ जुड़ जाती है। और यही वजह था कि हजारों चिड़ियाएं उनको अंतिम विदाई देने के लिए चुपचाप आकर आंगन में बैठी थी, कोई चहचहाहट नहीं। और अंत में सारी की सारी चिड़ियाएं उनके शरीर को ले जाने के बाद वहां से उड़ गई। तो कहानी यही खत्म हुआ। धन्यवाद।